Jai Hind everyone. Welcome to Delta Defense Academy, and once again I am back with a new chapter विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो 14 नवंबर का आप लोगों का एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वर्ल्ड हिस्ट्री से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो जो क्वेश्चंस हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री से बनते हैं उनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का बनाता है, वो होता है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो एक्चुअली पहली वीडियो हम लेके आए थे इंडियन सीपोर्ट्स के बारे में, एंड आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल जिन सब लोगों ने वो वीडियोस देखी, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए एंड टोल्ड मी कि मतलब क्या हमें आगे वीडियोस जो लेके आनी चाहिए, क्या हमें बताना चाहिए। तो आपकी उस डिमांड के साथ ही हम आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की इस सीरीज़ के साथ, जिसमें हम सारे के सारे जो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले, ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री से बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप कर पाए, ठीक है। इसके अलावा आई एम होपिंग कि एवरीवन, ये दिवाली फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, तो इस दिवाली फेस्टिव सीजन से आप डिस्टर्ब नहीं होने देंगे अपनी पढ़ाई को। यू विल स्टे फोकस्ड योर स्टडीज एंड विल डू वेल इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सो हियर वी स्टार्ट टुडे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जब भाई हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फ्रेंच के अंदर क्या चीज़ें चल रही थी और क्यों वहाँ एक रिवॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि हम देखते हैं किसी भी कंट्री के साथ जो भी हम सिचुएशंस आज के समय के देखते हैं, तो वो ऐसी नहीं होती है। वो एक्चुअली होता क्या है कि पहले टाइम में जब हम इंडिया की भी बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि एक प्रोसेस ऑफ चेंज आया है। क्या है? एक प्रोसेस ऑफ चेंज आया है, जिस प्रोसेस ऑफ चेंज ने क्या बदला है, हमारी पूरी इंडियन हिस्ट्री को बदला है फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड स्टिल इट इज इवॉल्विंग। तो सेम वही चलता है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, बाकी सारे कंट्रीज के साथ भी। तो उसी का एक पार्ट है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हम लोगों को पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसकी शुरुआत हुई है कब से हुई है? उसकी शुरुआत हुई है 14 जुलाई 1789 से, ठीक है। बट क्या 1789 से पहले जो उसकी शुरुआत होने के रीजंस थे, कब से शुरुआत हुई है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 14 जुलाई 1789 हमारा क्या शुरू हुआ? हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है। बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू होने का ये तो एक डेट हो गई, लेकिन जो रीजंस हैं, जो सिचुएशंस थी, वो ऐसी क्या बनी जिसकी वजह से हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऑल्दो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री या पूरी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की हम बात करेंगे तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, एज ये एक पहला रिवॉल्यूशन है जिसने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक बात जो है डाली कि आप लोग क्या करते हैं, अगर आपके यहाँ टायरनी, डेस्पोटिज्म, इस तरह का कोई रूल है, तानाशाही जैसा आपके यहाँ कोई रूल कर रहा है, मोनार्की आपके यहाँ है, जो लोगों के लिए नहीं सोच रही हैं, जो लोगों के लिए काम नहीं कर रही हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रही हैं, उसके लिए उसे बदलाव करने के जो आइडियाज हैं, वो कहीं ना कहीं जो शुरुआत होती है वो हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 14 जुलाई 1789 की जो इवेंट थी, जिसने बेसिकली कल्मिनेशन हुआ जिस डेट से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इस डेट से पहले क्या सिचुएशंस प्रिवेलिंग थी फ्रांस में, क्या क्या रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली लोगों ने इस डेट को फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत की अपने मोनार्क के खिलाफ, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बेसिकली चीजें क्या हुई है। तो अगर हम पीरियड की बात करें तो बेसिकली जो पीरियड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो पीरियड है जिसमें सोसाइटल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि उससे पहले मोनार्की होती थी, मतलब रूल ऑफ डेस्पोटिज्म कह सकते हैं, फ्रांस में हुआ करता था, ठीक है। बोरबोन डायनेस्टी फ्रांस में रूल किया करती थी। लेकिन 1789 के बाद में क्या हुआ है? फ्रांस विल बिकेम अ मोनार्की, ठीक है। मतलब मोनार्की तो था, बट मोनार्की भी कैसी मोनार्की है, फ्रांस कैसी मोनार्की बनता है, हम देखते हैं कि वहां पर चुनाव होते हैं, ठीक है, लोगों को इलेक्शंस होने शुरू होंगे। मतलब बेसिकली जो किंग की पावर है उन पर चेक्स हैं वो रखे जाएंगे, उसको रोका जाएगा। फ्रांस की जो मोनार्क होंगे उनकी पावर्स को रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो हम देखने को बात करते हैं तो इट विल बिगिन विद दी एस्टेट जनरल ऑफ 1789। एस्टेट जनरल क्या हुआ करती थी? बेसिकली एस्टेट जनरल जो है, हम पढ़ेंगे कि जो फ्रांस है, फ्रांस की उस टाइम की सोसाइटी में, उसकी सोसाइटी का डिवीजन किया गया था 3 पार्ट्स में। तो जो डिवीजन था वो 3 एस्टेट्स बनाए गए थे, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। उन तीनों एस्टेट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन से स्टेट में कौन कौन से हमारे लोग आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही जो हमारी एस्टेट जनरल है, यहीं से हमारी कहीं ना कहीं शुरुआत होती है रिवॉल्यूशन की। जो उसमें थर्ड एस्टेट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी और वही शुरुआत करेगी हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की,
ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय मैनी अदर रिवॉल्यूशनरी सच एज द बेसिकली कह ये रहा है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है हमारा, इस रिवॉल्यूशन ने अराउंड द ग्लोब बहुत सारे नए नए रिवॉल्यूशंस जो हैं वो शुरू किए। जैसे कि जहां हम यहाँ आइडियाज लेते हैं, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया है, जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर की जब बात होती है, हमें कहाँ से मिलता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिलता है, ठीक है। उसी डिवीजन ऑफ पावर जो है, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, जो आज हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में पढ़ते हैं फेडरल स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो वही जो डिवीजन ऑफ पावर है उसकी भी कहीं ना कहीं शुरुआत जो हुई है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुई है। उसी को फिर यूएसए ने अपनाया और यूएसए से फिर हमने उसी डिवीजन ऑफ पावर को, ये फेडरल स्कीम को अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफी इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। जैसे कि आइडिया ऑफ लिबर्टी जो है वो भी हमने कहां से लिया है? इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। तो बस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बनते हैं। जब आप एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके इंडियन पॉलिटी में भी क्वेश्चन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बन सकते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली इंडियन हिस्ट्री और पैरेलली इंडियन पॉलिटी से क्या क्या क्वेश्चन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बन सकते हैं वो साथ साथ हम लेके चलेंगे, ओके। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि एक्चुअली पहले क्या सिचुएशंस थी, क्या क्या रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि बैकग्राउंड जो है 1774 में लुईस 16 जो है बोरबोन डायनेस्टी का वो राजा बनता है फ्रांस का, ठीक है। उसकी शादी होती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से, ठीक है। शादी करने के बाद वो जब गद्दी पर बैठता है तो वो देखता है, जब वो गद्दी पर आता है, कि जो फ्रांस की ट्रेजरी है वो लगभग एम्प्टी हो चुकी है, ठीक है। लगभग उसका जो खजाना है फ्रांस का वो खाली हो चुका है। तो खाली होने के रीजंस जो थे वो था लॉन्ग प्रिवेलिंग वॉर, ठीक है। जो खाली होने के रीजंस थे फ्रांस का वो था फ्रांस के अंदर लॉन्ग प्रिवेलिंग वॉर, ठीक है। शादी हुई, बिफोर हिज एक्सेशन फ्रांस वाज इन वॉर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम अगेंस्ट ब्रिटेन एंड लुईस 16 आल्सो हेल्प्ड 3 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस। मतलब जो फ्रांस है वो पहले से ही वॉर के अंदर है जिसकी वजह से उसके खजाने खाली हो चुके हैं। अब खाली खजानों के बाद क्या होता है? अब देखो यहाँ पर वर्सेलीज जो है इसका महल है पैलेस है, जिसका जो बहुत बड़ा पैलेस है तो उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा होगा। उसके साथ साथ इसका जो कोर्ट होता था वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन होता, उसके ऊपर भी खर्चा बहुत होता था, ठीक है। तो उसकी जो पॉलिसीज थी, जो वर्सेलीज पैलेस की मेंटेनेंस की, उसके कोर्ट की जो पॉलिसीज थी, उसका भी जो बर्डन है वो लुईस 16 पर आ रहा था। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि हमें देखने को मिलता है कि लुईस 16 कुछ ऐसे जो कदम हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर उठाएंगे जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अल्टीमेटली शुरुआत करेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, जब लोग जो हैं फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अपने राजा से और इन फ्रस्ट्रेशन दे विल स्टार्ट रिवोल्टिंग अगेंस्ट देयर कंट्री, ओके। तो हम वही देखते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि देखो ये राजा बना, राजा बनने के बाद इसके पास खाली खजाना है। खाली खजाना होने का कारण क्या है? खाली खजाना होने का कारण है लॉन्ग प्रिवेलिंग वॉर। पहले तो अपने पास से ही लॉन्ग प्रिवेलिंग वॉर है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि हम अदर कंट्री जो है, अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज हैं जो ब्रिटेन के अंडर थी, उनको हम फ्रीडम दिलाते हैं। उसमें भी हमारे बहुत मोटे पैसे खर्च होते हैं। जब पैसे खर्च होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम पैसे क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं, पैसे उधार ले लेते हैं, ठीक है। लगभग 2 बिलियन करेंसी होती थी फ्रांस की लिवरे वॉज द करेंसी ऑफ फ्रांस उस टाइम पर, ठीक है। ये देखो, तो लगभग 2 बिलियन लिवरे जो हैं हम वो उधार लेते हैं मनी लेंडर्स टाइप लोगों से, ठीक है। अब जब हमने उधार लिया है तो इनका इंटरेस्ट रेट क्या होता था? इनका इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा होता था। जो अब हमें इनकम हो रही है वो इनकम, हमारी मैक्सिमम इनकम जो है इस उधार का इंटरेस्ट रेट चुकाने में चली जाती थी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जो हमारी पूरा का पूरा जो कंट्री है उसके ऊपर क्या आ जाता था, एक इकोनॉमिक जो दबाव है वो आना शुरू हो गया था, ठीक है। तो जो खर्च हो रहा था उस पैलेस को मेंटेन करने के लिए, अपने कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए किंग लुईस 16 ने क्या लिया, कुछ एक्सटर्नल डेब्ट्स लिए मनी लेंडर्स वगैरह से, जिसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करना था। अब वो जो हाई इंटरेस्ट था, उस हाई इंटरेस्ट की वजह से जितनी भी उसकी इनकम होती थी, उस इनकम का जो मैक्सिमम पार्ट था वो उस इंटरेस्ट में ही चला जा रहा था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो खजाने थे, जो ट्रेजर था बेसिकली राजा का, वो भर नहीं पा रहा था। उसके अलावा जो बेसिक नीड्स होती है किंगडम को गवर्न करने की, एक राजपाट को चलाने के लिए, उन बेसिक नीड्स को भी बेसिकली करने के लिए उसके पास पैसे नहीं इकट्ठा हो पा रहे थे। इसके लिए उसने क्या किया, एक उसने हार्श स्टेप उठाया, जिसके लिए उसने सोचा कि व्हाट विल आई डू, आई विल इंक्रीज दी
टैक्स रेट। ठीक है, जब लोगों से ही बेसिकली क्या करेंगे, टैक्स रेट को बढ़ा देंगे, और टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होगा, अब बेसिकली हमारे पास फ्लो ऑफ इनकम जो है वो बढ़ जाएगा, जो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा हमारी इस सिचुएशन से निकलने की। तो उसने फाइनली डिसाइड किया टू इंक्रीज द टैक्स रेट। ओके, जो भी हम यहाँ देख रहे हैं, यू गाइज कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं हट जाता हूँ सामने से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें इसका, क्योंकि ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं बन जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज कीप अ पेन एंड पेपर विद यू गाइज, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो हम स्क्रीनशॉट मतलब बेसिकली इन पॉइंट्स में नहीं लिखी होती हैं, बट आई एम टेलिंग यू, जैसे हम बोलते हैं तो देन यू कैन नोट दोज थिंग्स डाउन। ओके, इसके अलावा भी जो मैं इस पर लिखता रहता हूँ वो भी आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। आई होप स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम देखते हैं फिर हुआ क्या कि बेसिकली किंग लुइस 16 ने डिसाइड किया दैट ही विल इंक्रीज दी टैक्स रेट। ठीक है, अब इंक्रीज जब टैक्स रेट होगा तो बेसिकली हुआ क्या था कि सोसाइटी पर दबाव पड़ेगा। अब वहां सिचुएशन ये थी फ्रांस के अंदर कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली जो 3 पार्ट थे वो होते थे फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। अभी देखो ये जो पहला एस्टेट है यहाँ का, ये पहले एस्टेट में क्लर्जी है, और क्लर्जी होती थी जो पीपल, जो इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं चर्च वगैरह के, उनको बोलते हैं क्लर्जी। ठीक है, तो ये जो होते थे इनको सब इंटरेस्ट वगैरह सब चीजें ये फ्री थे, बेसिकली इन्हें ना तो कोई टैक्स देना होता था, उल्टा ये टैक्स लिया करते थे। जो पीजेंट्स होते थे उनसे जो क्लर्जी है वो क्लर्जी टैक्स लिया करती थी। ठीक है, तो ये भी कोई टैक्स नहीं देते थे, दे वर फ्री फ्रॉम टैक्स, दे ऑल्सो गॉट सम सर्टेन प्रिविलेजेस, जो इनके पास सर्टेन प्रिविलेजेस थी, यानी कि टैक्स ना देना। ठीक है, इस तरह की क्या है इनके पास प्रिविलेज है अपने फर्स्ट एस्टेट के पास। ठीक है, अब जो सेकंड एस्टेट के लोग हैं ये इंपॉर्टेंट नोबल्स हैं, नोबल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं किंगडम के, ये भी फ्री होते थे, हेरिडिटरी, इन्हें भी कोई टैक्स नहीं देना होता था। ठीक है, तो फाइनली जो सारा का सारा टैक्स लोड होता था वो होता था थर्ड एस्टेट के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर होता था, थर्ड एस्टेट के। अब जो हमारी थर्ड एस्टेट है ये लगभग फ्रांस की 90% जो पीजेंट्स हैं वो इसमें थे। थर्ड एस्टेट में क्या थे, लगभग हमारे फ्रांस के 90% पीजेंट्स जो है हमारे थर्ड एस्टेट में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाकी जब हम बात करते हैं, अब ये जो टैक्स है ये यही पीजेंट्स देंगे। ठीक है, लेकिन इन 90% ये पूरी की पूरी जो थर्ड एस्टेट है हमारी, इसके पास जब मैं जमीन की बात करूं तो बस पूरे फ्रांस की 40% जो लैंड है वो इन लोगों के पास होती थी। बाकी जो मेरी 60% लैंड है वो किसके पास है, नोबल्स के पास। 60% लैंड है नोबल्स के पास, और ये जो 60% लैंड है इस लैंड से राजा को कोई टैक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि एक बड़ा मेजर पार्ट है जिससे कोई टैक्स नहीं आता है, और सारा टैक्स लोड कौन झेल रहा है, ये 40% जो लैंड है हमारी, यहीं से सारा का सारा टैक्स जो है आता है। अब जो टैक्स है बेसिकली टैक्स भी उन्होंने 2 टाइप के बना दिए। एक टैक्स का नाम दिया टीथेज एंड एक होता था टेलिस। ये जो टीथ्स हैं जिसे टैक्स है ये बेसिकली 1/10 था। ठीक है, 1/10 था ऑफ लैंड प्रोड्यूस, और ये कहां जाता था, ये बेसिकली चर्च के पास जाता था। किसके पास जा रहा है, चर्च के पास। 1/10 किसके पास जा रहा है, चर्च के पास जा रहा है। ठीक है जी, इसके बाद जो हमारा टेल्स है ये लैंड टैक्स होता था, ये लैंड से टैक्स जा रहा है हमारा, ये यहां से जो लोग दे रहे हैं ये किसे दे रहे हैं, ये जा रहे हैं स्टेट को। तो 2 टैक्स की बात हुई, टिथ्स और टेलिस। ठीक है, तो राजा ने फाइनली डिसाइड किया कि जो मेरी ये 3 एस्टेट जनरल है, इसमें जो मेरी थर्ड एस्टेट जनरल है, इस पर मैं क्या करता हूं, इस पर मैं टैक्स रेट को बढ़ा देता हूं। ठीक है, यहां पर टैक्स बढ़ा देते हैं। लेकिन होता क्या था कि जब भी कभी ऐसा डिसीजन लेना होता था जिसमें बेसिकली क्या हो, आपको टैक्स बढ़ाना हो, उसके लिए आपको इन तीनों हाउसेस की, इन तीनों स्टेट्स की एक मीटिंग बुलानी होती थी, जिसे इकट्ठा बोलते थे एस्टेट जनरल। क्या बोलते थे, इकट्ठा एस्टेट जनरल। ठीक है, जो लास्ट एस्टेट जनरल थी जो लुइस 16 से पहले आई थी वो हुई थी 1641 में। ठीक है, उसके बाद से कोई एस्टेट जनरल नहीं बुलाई गई थी। ठीक है, तो फाइनली लुइस 16 को टैक्स बढ़ाने तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एस्टेट जनरल को बुलाना पड़ेगा। यानी कि ये तीनों हाउसेज हैं, इन तीनों हाउसेज की क्या बुलानी पड़ेगी, एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जिस मीटिंग में फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि कितना टैक्स बढ़ाया जाए। ठीक है, यही सारी चीजें जो है हमारी यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी आप एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके ठीक है। तो थर्ड बेसिकली क्या हुआ, एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाना, मतलब बेसिकली प्रिंस जो है हमारे जो राजा साहब हैं वो क्या करेंगे, एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाएंगे। अब जो एस्टेट जनरल है उसमें तीनों जो हमारी फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट जो है वो तीनों की तीनों हमारी आएंगी, ठीक है। और तीनों की तीनों जो बेसिकली है वहां पर कुछ ना कुछ डिसीजन देंगी, उसकी भी हम बात करेंगे कि क्या क्या होगा। जैसे कि थर्ड एस्टेट से कितने लोग आएंगे, फर्स्ट से कितने आएंगे, सेकंड से आएंगे। होता क्या था कि जब ये हमारी तीनों एस्टेट की मीटिंग होती थी तो इन तीनों एस्टेट में, अभी देखो सिंपली तरीका क्या है कि जो हमारी तीनों एस्टेट्स की मीटिंग होगी इसमें देखो फर्स्ट एस्टेट इसके पास जो है, इसके पास हो है 1 वोट, एवरी एस्टेट हैज 1 वोट। अब होगा क्या, इन्हें तो कोई टैक्स देना नहीं है तो ये किसके फेवर में जाएंगे, राजा के फेवर में जाएंगे। अब टैक्स किसे देना है, खाली देना है किसे, थर्ड एस्टेट को, ठीक है। इसके पास अकेली 1 वोट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो ये लोग चाहते हैं, जो लोग हमारा राजा डिसाइड करेगा वही होगा। यानी कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट किसको मेजोरिटी दे देंगे, राजा को मेजोरिटी दे देंगे और फाइनली टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इस बार नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ, इस बार बेसिकली क्या हुआ, फर्स्ट एस्टेट से आए कितने लोग, 300 लोग, सेकंड एस्टेट से भी कितने लोग आएंगे, 300 लोग, ठीक है। और थर्ड एस्टेट से आएंगे अकेले 600 लोग। और यहां पर थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं वो मांग करेंगे कि बेसिकली 1 पर्सन 1 वोट का जो रूल है वो यहां पर लगना चाहिए। ये जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं ये लगभग 40,000, लगभग 40,000 जो है, लगभग 40,000 लेटर्स अपने साथ लेके आएंगे। यानी कि बेसिकली ये कहेंगे कि हम कहीं ना कहीं पूरे के पूरा जो फ्रांस है उसको हम बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पूरे फ्रांस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया इन्होंने, 40,000 लेटर्स हैं जिसमें लोगों के ग्रीवेंसेस हैं जो अपने साथ लेकर आते हैं, ठीक है। अब ये जो लोग हैं, ये थर्ड एस्टेट के लोग हैं, ये मांग करते हैं कि हर एक आदमी की जो वोट है वो एक होनी चाहिए, ना कि पूरे एस्टेट की वोट एक हो। जिसे फाइनल इनिशियली जो हमारे राजा हैं, जो मोनार्क लुई 16 जो है वो मानने से मना कर देते हैं। तो होता क्या है, दे विल गिव अ वॉक ओवर, ये खड़े होंगे और वहां से निकल जाएंगे। दे विल नॉट रिमेन अ पार्ट ऑफ दी एस्टेट जनरल। ये कहेंगे कि हम इस मीटिंग का पार्ट नहीं है और हम अभी कुछ भी डिसीजन नहीं देने देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये जब चीजें चल ही रही हैं तो बेसिकली क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमारा मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं तेज होना शुरू होगा। अब देखेंगे आगे क्या क्या होगा। जैसे कि ये लोग इकट्ठा होंगे, ठीक है। इकट्ठा होने के बाद ये एक टेनिस कोर्ट में वर्सलीज में इकट्ठा होंगे थर्ड एस्टेट के लोग। वहां पर इकट्ठा होकर ये कहेंगे कि हम एक नेशनल असेंबली खुद को डिक्लेयर करते हैं। जो नेशनल असेंबली जो है हमारे देश के लिए क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। जो एक नेशनल असेंबली क्या बनाएगी, देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अभी 1 मिनट के लिए इसे यहीं रोकते हैं और इसके जो कॉजेज हैं उनकी तरफ हम मूव करते हैं, फिर हम यहीं से इसको फर्दर जो है वो पकड़ेंगे, ठीक है। जब हम कॉजेज की बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, तो देखो कॉजेज की बात क्या होती है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं वो लोग इतनी जो स्ट्रगल है उनके साथ इतना स्ट्रगल चल क्यों रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो पॉपुलेशन है फ्रांस की वो 23 मिलियन हुआ करती थी इन 1715, ठीक है। अब देखो 1715 से 23 मिलियन से 28 मिलियन पहुंच गई है वो 1789 के अंदर, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन तो जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है। बट जो प्रोडक्शन है वो तो फिक्स था, ठीक है। जो ग्रेन्स है उनका जो प्रोडक्शन था वो कहीं ना कहीं फिक्स था, ठीक है। वो इतनी जो बेसिकली स्पीड थी इस पॉपुलेशन की एक्सप्लोजन की, उस स्पीड के साथ वो कोप अप नहीं कर पाता है। तो बेसिकली होगा क्या, फूड ग्रेन्स जो है उनका प्रोडक्शन घट जाएगा एज पर दी पॉपुलेशन। अब फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही है लेकिन क्या हो रहा है, सप्लाई उसकी नहीं बढ़ रही है। तो उससे क्या होगा, फ्रांस के अंदर महंगाई आ जाएगी, ठीक है। क्या होगा उसके अंदर, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना कि कब जब भी कोई कमोडिटी होती है, जब उस कमोडिटी की क्या होती है, डिमांड ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होती है, तो क्या होता है, उस कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है। वही सेम कंडीशन जो है हमारी फ्रांस के अंदर हुई, इट लेड टू द इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। लेकिन वेजेस जो थी वो वेजेस नहीं बढ़ी, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ी, प्राइस बढ़ी, लेकिन जो वेजेस हैं वो नहीं बढ़ी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, जो गैप था कहीं जो रिचर पीपल और जो हमारे जो पुअर पीपल थे उन दोनों के बीच में जो गैप था वो और बढ़ गया, ठीक है। या गरीब जो है वो और गरीब होते चले गए, जो अमीर है वो और अमीर होते चले गए, ठीक है। अब इसी में क्या हुआ कि जो हमारी थर्ड एस्टेट है यहीं पर क्या होगा कि इस थर्ड एस्टेट के अंदर एक मिडिल क्लास जो है उसका इमरजेंस होगा। अब वो जो मिडिल क्लास है हमारी थर्ड एस्टेट की, उसके अंदर जो आपके लॉयर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोफेसर्स हैं, उसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, स्कॉलर्स हैं, ओके, उसके अंदर पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं, उसके आगे अंदर जो हमारे बिग बिजनेसमैन और बिग मर्चेंट्स जो हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे ट्रेड करते हैं, वो सब लोग जो है हमारे किस में आएंगे, थर्ड एस्टेट में आएंगे। थर्ड एस्टेट के इसी क्लास में आएंगे, मिडिल क्लास की जब हम इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, यही मिडिल क्लास है हमारी, ये जिस मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं, जो इस रिवॉल्यूशन में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगी। ठीक है, यही मिडिल क्लास हमारी इस रिवॉल्यूशन में क्या करेगी, सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगी। जैसे कि यही मिडिल क्लास से हमारे कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स निकल कर आएंगे, जिनको हम नाम देंगे जैसे कि जॉन लॉक, यहीं आएंगे हमारे जीन जैक्स रूसो, ठीक है, और इसी में हमारे क्या होंगे, मोंटेस्क्यू, जो अपनी पॉलिटिकल थ्योरी देंगे, और उसी पॉलिटिकल थ्योरी से क्या होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोगों के अंदर चेंज आएगा, उनके अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, इनकी थ्योरीज पढ़कर, इन्हीं की थ्योरीज पढ़कर लोग सचेत होंगे और कहीं ना कहीं अपने राइट्स की बात करेंगे, और वो जो राइट्स हैं फिर वर्ल्ड ओवर, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो हैं, उन्हीं राइट्स की बात अलग अलग मूवमेंट्स, अलग अलग रिवॉल्यूशंस में की जाती है। ठीक है, जैसे मोंटेस्क्यू जो हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, ये जैसे कि जीन जैक रूसो जो है हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर में हमारी एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और जो लेजिस्लेटिव है उसकी जो पावर्स है उनके अंदर डिवीजन देखते हैं, यानी कि 3 ऑर्गन्स होने चाहिए गवर्नमेंट के, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पावर्स अलग अलग ऑर्गन को देनी चाहिए। जैसे कि जो लेजिस्लेटिव है उसका काम क्या होगा, किसी भी लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, उस लॉ को एनफोर्स करना, और जुडिशियरी का काम क्या होगा कि कोई भी जो बेसिकली न्याय है सोसाइटी के अंदर वो बना रहे। और ये जो दोनों के दोनों फंक्शन है, ये भी बेसिकली इनके ऊपर एक चेक की तरह काम करे कि ये अपना काम जो है वो ठीक से कर रहे हैं। जो एक लॉ है लेजिस्लेशन करने का, कानून बनाने का, उसे अच्छे से फॉलो किया जाए। सिमिलरली इट गोज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑल्सो, एग्जीक्यूटरी बॉडी ऑल्सो। तो ये सारी चीजें जो हमें मिडिल क्लास देंगी, और यही मिडिल क्लास सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी किसके लिए, हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। यहीं इसी मिडिल क्लास के जो स्कॉलर्स हैं, यहीं से एक क्लब का भी ओरिजिन होगा, यहीं से लोगों के बीच से एक क्लब का ओरिजिन होगा, जिस क्लब को क्या बोला जाएगा, जैकोबिन क्लब का नाम भी दिया जाएगा। और लेटर ऑन क्या होगा, ये जैकोबिन क्लब्स जो हैं ये काफी पॉपुलर होंगे। इनका लीडर हुआ करेगा रॉबर्टस्पियर। ठीक है, कौन लीडर होगा इनका, रॉबर्टस्पियर जो है वो इनका लीडर बनेगा। और अल्टीमेटली ये भी एक शॉर्ट स्पैन के लिए फ्रांस में रूल करेंगे। ओके, ये सारी चीजें हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। यू गाइज कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड ऑल्सो। ओके, आई होप आप लोगों को यहां तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ आ रहा होगा। प्लीज स्टिक टू द टॉपिक, क्योंकि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है आपके इंडिया के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपके इंडिया में पूछा जाता है। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जब आपका एग्जाम हो तो आपका जो क्वेश्चन है एनडीए के लिए वो क्वेश्चन ना रुके। ओके, एंड बिलीव मी जो लोग कहते हैं कि जो हमारा एनडीए का एग्जाम होता है उस एनडीए के एग्जाम में जीएस जो है एक मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, तो ये गलत है। जीएस मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और विदाउट जीएस जो है आपका एनडीए का रिटर्न एग्जामिनेशन निकालना इट इज वेरी हार्ड। अगर आप निकाल भी लेते हैं, वैसे तो निकलेगा नहीं, आई एम डैम श्योर कि बिना जीएस के पढ़े आप एनडीए का एग्जाम नहीं निकाल सकते, आई कैन गारंटी यू दैट। ठीक है, लेकिन अगर आपका गलती से हम मान लेते हैं कि 1%, ठीक है, मतलब आउट ऑफ द ब्लू जो है आपका बिना जीएस के रिटर्न एग्जामिनेशन निकल जाता है, आपने जीएस में कुछ तुक्के मारे और थोड़े बहुत नंबर आपके 5-10 आए, आपने एनडीए का रिटर्न निकाल लिया। लेकिन जब माय फ्रेंड व्हेन यू विल गो फॉर द एसएसबी, ठीक है, जब आप एसएसबी के लिए जाएंगे तो बिलीव मी, ठीक है, बीन देयर डन दैट। ठीक है, तो बिलीव मी, अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हो तो एसएसबी में फिर आप मेरिट आउट होने वाले हो अगर आप गलती से रिकमेंड हो जाते हो। ठीक है, तो प्लीज जितना आपका बाकी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है उनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका जीएस का पार्ट है। लगभग 200 से 250 नंबर के बीच कहीं ना कहीं आपका जीएस जो है आपके जीएटी के एग्जाम का पार्ट बनाता है। तो अगर आप इसे छोड़ने की या इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई दिक्कत है, समस्या आएगी। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं आपके पेपर में आपके लिए एक परेशानी जो है वो खड़ी होने वाली है। ठीक है, अब वापस चलते हैं, कनेक्ट करते हैं चीजों को। देखो, जो मैंने आपको डॉट्स बताए थे, क्या बताया था कि थर्ड एस्टेट के लोग क्या करेंगे, वॉक ओवर दे देंगे। ठीक है, अब वही देखेंगे क्या हुआ है। तो मई 5, 1789 लुईस 16 ने मीटिंग बुलाई वर्सलीज में। 3300 मेंबर्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कहां से आते हैं, हमारे फर्स्ट और सेकंड स्टेट दोनों से 300 आते हैं। ठीक है, पहली स्टेट से भी और सेकंड स्टेट से भी कितने आ रहे हैं मेरे, 300 मेंबर्स आ रहे हैं। जबकि थर्ड स्टेट जो है उसने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, और जो कितने लेटर्स लेके आए हैं, 40,000 लोगों के ग्रीवियंसेस जो हैं वो रिड्रेसल के लिए लेकर आए हैं। ठीक है,
तो पूरे पूरे कहीं फ्रांस को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव अगर हम कह सकते हैं कि फ्रांस का कोई रिप्रेजेंटेटिव था तो वो थी थर्ड एस्टेट। ठीक है, थर्ड एस्टेट जो है बाकी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रहे थे। ईच स्टेट हैड वन वोट। ठीक है, हर एक स्टेट की क्या थी, वन वोट थी। लेकिन इस टाइम थर्ड एस्टेट ने क्या कहा कि हम जो है इस वन वोट वाला जो फिनोमिना है, ये जो वन वोट वाला जो रूल है, इसे हम नहीं मानते हैं और हम क्या चाहते हैं कि हर एक आदमी की अपनी एक वोट होनी चाहिए। ठीक है, जिसके लिए क्या कहा गया, तो बेसिकली उसके लिए बोला गया कि जो हमारे लुई 16 थे उन्होंने कहा कि ये जो हमारा एक प्रोविज़न है जो बहुत पहले टाइम से फॉलो होता आ रहा है, एंड स्टिल इस बार भी हम क्या करेंगे, उसी प्रोविज़न को फॉलो करेंगे जिसमें एक एस्टेट के पास एक वोट है और मेजॉरिटी डिसीजन की वजह से क्या होगा, डिसीजन होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से किंग ने उनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, वे प्रोटेस्ट में यहाँ से बाहर निकल गए और कहाँ पहुँचते हैं, वो वर्सलीज में, कहाँ पहुंचेंगे, वर्सलीज में पहुंचेंगे, एक इंडोर टेनिस कोर्ट में। ठीक है, और उस इंडोर टेनिस कोर्ट में अपनी एक मीटिंग बुलाएंगे और उसी मीटिंग में क्या नाम दे देंगे उसको, बेसिकली नेशनल असेंबली जो है नाम दे देंगे। और यहीं से लोग जो हैं शुरू हो जाएंगे किंग लुई 16 के खिलाफ रिवोल्ट करना। ठीक है, लगभग 7,000 लोग जो हैं लगभग 7,000 लोग जो हैं हमारे वो इकट्ठा होंगे। ठीक है, अगेंस्ट किंग। ठीक है, अब जो राजा है, राजा को लगेगा कि ये जो लोग हैं इकट्ठा जो हुए हैं मेरे खिलाफ, ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं मेरे खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ क्या किया जाए, पुलिस एक्शन किया जाए। तो बेसिकली अपनी आर्मी को बुलाएगा। ठीक है, पेरिस के अंदर। अब लोग जो है बेसिकली उसको आर्मी के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए, उन्हें आर्म्स और एम्यूनेशन। ठीक है, अब उस आर्म्स और एम्यूनेशन की सर्च में वो कई सारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको स्टॉर्म करेंगे, उनके अंदर घुसेंगे ज़बरदस्ती। जब उन्हें नहीं मिलेगा तो पेरिस के ईस्टर्न साइड में एक बिल्डिंग हुआ करती थी, एक प्रिजन हुआ करती थी जिसका नाम था बेस्टाइल। ठीक है, क्या नाम था, बेस्टाइल। अभी बेस्टाइल जो प्रिजन है, बेसिकली ये प्रिजन जो है, कुछ लोग जो है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है इस बेस्टाइल प्रिजन में पहुंचेगा। ठीक है, इस प्रिजन को स्टॉर्म करेगा। क्या है, बेस्टाइल इज अ प्रिजन, बेस्टाइल इज अ प्रिजन। ठीक है, इस प्रिजन पे पहुंचेंगे। ठीक है, इस प्रिजन को स्टॉर्म करेंगे। क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये प्रिजन है तो प्रिजन के अंदर काफी एम्यूनेशन जो है वो होगा। ठीक है, प्रिजन में उन्हें ऑल दो एम्यूनेशन नहीं मिलेगा, बट क्या करेंगे, दे विल सेट फ्री ऑल दी प्रिजनर्स, सेट फ्री प्रिजनर्स। ऑल दो जो प्रिजनर्स थे, बस कितने प्रिजनर्स थे, बस 7 प्रिजनर्स थे। ठीक है, ओनली 7 प्रिजनर्स वर देयर। ठीक है, बट होगा क्या कि जो बेस्टाइल है, अच्छा देखो अब ये क्या है कि जो बेस्टाइल है ये क्या है, इट इज अ सिंबल ऑफ डेस्पोटिज्म। किसका सिंबल है ये डेस्पोटिज्म का सिंबल है। डेस्पोटिज्म क्या होता है, डेस्पोटिज्म होता है तानाशाही। ठीक है, किसका सिंबल है ये, तानाशाही का सिंबल है। ठीक है, तो अल्टीमेट लोग क्या करेंगे, इस सिंबल को तोड़ेंगे, यानी कि बेस्टाइल जो है इसको पूरी तरह से तोड़ कर, मतलब बेसिकली इसे तोड़कर बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है, खत्म करने के बाद इसके जो टूटे फूटे पत्थर होंगे उन पत्थरों को मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इसको स्टॉर्म ही इसलिए किया गया था कि ताकि जो एक कहीं ना कहीं जो एक वो है आइडेंटिटी है। ठीक है, एक आइडेंटिटी है किसकी, टायरनी की, एक आइडेंटिटी है डेस्पोटिज्म की, उस आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जाए। ठीक है, अल्टीमेटली इसके बाद ये 14 जुलाई को ये जो इंसिडेंट है कब होगा हमारा, 14 जुलाई को। ठीक है, 14 जुलाई के इंसिडेंट्स के बाद क्या होगा, बेसिकली जो हमारा कंट्री साइड है वहां पर भी रिवोल्ट जो है शुरू हो जाएगा। तो फाइनली किंग को लगेगा कि जो रिवोल्ट है काफी बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा, किंग कहेगा कि ठीक है भाई, मैं आप लोगों की डिमांड जो है नेशनल असेंबली की वो एक्सेप्ट करता हूं। और नेशनल असेंबली अब क्या करेगी कि बेसिकली दे विल फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाया जाएगा जो हमारे किंग की पावर है, जो मोनार्क जो है उसकी पावर पर कहीं ना कहीं एक चेक जो है वो रखा जा सके, उस पर एक रोकथाम लगाई जा सके। ठीक है, तो अब नेशनल असेंबली की हम बात करेंगे। तो नेशनल जो रिवॉल्यूशन किंग नेशनल असेंबली को वो रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसकी पावर जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब 4 अगस्त 1789 को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो काम होगा वो कब होगा, 4 अगस्त 1789 असेंबली पास्ड अ डिक्री ऑफ एबोलिशिंग फ्यूडल टैक्सेस। जो फ्यूडल टैक्सेस थे उन सबको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है सर फ्यूडल टैक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्यूडल टैक्सेस होते हैं जो लैंड पर टैक्स लिए जा रहे थे, जो बेसिकली नोबिलिटी जो है टैक्स ले रही थी, जो क्लर्जी है वो टैक्स ले रही थी, अब उन लोगों को टैक्स दिया जाना क्या हो जाएगा,
बंद हो जाएगा, ठीक है, वो टैक्स अब नहीं जाएंगे, ठीक है। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में क्या होगा, जो अपना ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल असेंबली उसे प्रिपेयर करेगी और फाइनली 1791 से फ्रांस क्या बन जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है, इससे आगे की कहानी में क्या आएगा, अब रॉबर्टस्पियर की एंट्री होगी फ्रांस के अंदर, ठीक है। और रॉबर्टस्पियर क्या करेगा, रेन ऑफ टेरर जो है वो फ्रांस में लेके आएगा। बट बिफोर रीचिंग टू दैट पॉइंट हम समझेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या चेंज आए, ठीक है। उससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्या क्या चेंजेस आता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1791 का, वो क्या क्या चेंजेस जो है फ्रांस के अंदर लेके आता है, ठीक है। तो देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन आया 1791 का, इसने बेसिकली क्या हुआ, इसने पावर दे दी नेशनल असेंबली को। कोई भी जो नए रूल्स हैं वो बेसिकली कौन बनाएगी, अब नेशनल असेंबली बनाएगी, ठीक है। जो लॉज या रूल्स जो जितने भी फॉर्म होंगे वो नेशनल असेंबली का काम बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद वोटिंग राइट्स जो है वो लिमिटेड लोगों को दे दिए गए, ठीक है। जैसे कि लिमिटेड मैन जो हैं, लिमिटेड मैन यानी कि वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिए गए हैं, ठीक है। अब जो लिमिटेड मैन्स हैं तो यानी कि इसमें कुछ कंडीशन रखी गई, जैसे कि पहली कंडीशन मैं कहूँ तो एज होनी चाहिए, एज शुड बी अबव 25 ईयर्स, 25 साल से उम्र जो है ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा एटलीस्ट 3 दिन की वेजेस जो होती हैं, जो 3 दिन की वेजेस होती हैं उससे ज़्यादा उसने टैक्स पे किया हो, ठीक है। शुड हैव पेड टैक्स, शुड हैव पेड अ टैक्स ऑफ मोर देन 3 days वेजेस, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है, जिसने ये कंडीशन क्वालिफाई कर ली उसको क्या मिल जाते थे, वोटिंग राइट्स जो है मिल जाते थे। उसे समझाता जाता था, जो ये कंडीशन फॉलो करता था उसे समझा जाता था कि ये जो व्यक्ति है, दिस पर्सन इज एन एक्टिव सिटीजन ऑफ फ्रांस, तो उसे क्या मिलना चाहिए, उसे वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो वो वोटिंग राइट्स उसे मिले। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स भी हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसी के अंदर क्या हुए, हमारे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स वाज डन, ठीक है। जिसके अंदर क्या था, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा जो है वो यहीं से आपको कहीं ना कहीं उसका जो आइडिया है वो यहीं से शुरू होता है और यहीं से इनकी शुरुआत होती है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली ये जो राइट्स थे, इन राइट को जो प्रोटेक्ट करना है वो प्रोटेक्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी किसकी, स्टेट की। इसी के साथ साथ जो सिटीजन्स थे उन्हें कुछ नेचुरल राइट्स दिए गए। इन्हीं नेचुरल राइट्स में राइट होता था जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सारे जो राइट्स हैं हमारे, ये सारे राइट हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने दिए, ठीक है। जिन राइट्स का आइडिया कहाँ से आया है, जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर थे मिडिल क्लास में, कौन कौन से, जैसे जे रूसो, जॉन लॉक, ठीक है। उसके अलावा मोंटेस्क्यू, उन लोगों की जो राइटिंग्स थी, उन लोगों की राइटिंग्स से इनके हमें आइडियाज जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, इन सारे आइडियाज की हम बात करते हैं, ओके। तो जो इमर्जिंग मिडिल क्लास थी कहीं ना कहीं उसने हमें एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाने में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे काफी हेल्प की, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, देखो जब 1791 में ये सब चल रहा था, ठीक है, लेकिन अभी भी क्या था, फ्रांस के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी बेसिकली जो लोग थे, ये एक रिवोल्ट की फॉर्म जो है वो अभी भी चल रही है, ठीक है। फ्रांस के अंदर अभी भी क्या चल रहा है, क्योंकि हुआ क्या है कि जो हमारा किंग है, किंग लुइस 16 ने बेसिकली जो एक्सेप्ट की है नेशनल असेंबली की डिमांड्स, वो किस कंडीशन पे की है, उसे लगा था कि हो क्या रहा है कि मैं अभी से बेसिकली ये रिवोल्ट कर रहे हैं तो आई एम नॉट एबल टू चेक दिस रिवोल्ट, तो मैं क्या करूंगा, आई एम नॉट एबल टू कंटेन दिस रिवोल्ट, तो मैं क्या करूंगा, अभी के लिए फिलहाल इनकी डिमांड मांग लेता हूं, फिर मैं जो मेरी बाकी जो आसपास के जो वे हैं किंगडम्स है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की किंगडम थी या मेरी जो प्रूशिया की किंगडम है, उनसे मैं हेल्प मांगूंगा, उनकी आर्मी बुलाऊंगा, देन आई विल किल ऑल दीज रिवोल्यूशनरीज, इन सबको मारूंगा, एंड अगेन आई विल प्रोक्लेम माई सेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। तो उसका प्लान ये था, ठीक है। बट होता क्या है, वो सेक्रेटली इन जो हमारे जो आसपास की किंगडम्स थी उनके साथ वो डीलिंग कर रहा था इस तरह की। बट होता क्या है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो बेसिकली नेशनल असेंबली थी, उस नेशनल असेंबली को पता लग जाता है कि जो फ्रांस का राजा है लुइस 16, वो ऐसा कुछ काम कर रहा है, तो वे क्या करेंगे, नेशनल असेंबली के अंदर दे विल पास अ बिल विच विल डिक्लेयर वॉर ऑन प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है।
प्रूशिया और ऑस्ट्रिया पर क्या कर देंगे, वो वॉर को डिक्लेयर कर देंगे। जब वॉर डिक्लेयर होगा तो जो फ्रांस के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर उस वॉर में हिस्सा लेंगे, ठीक है। और यहीं से क्या होगा, वहीं से जो हमने बात की है वहीं से फ्रांस का नेशनल एंथम भी आएगा। वहां पर एक सॉन्ग था, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिकली है लोगों को मोटिवेट करने के लिए जब सोल्जर्स मार्च करते थे तो सोल्जर्स जब मार्च करेंगे तो एक गाना गाएंगे, ठीक है, जिस गाने का नाम था मर्सिलीज। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि जो फ्रांस का नेशनल एंथम है वो कहां से आया। यही जो मर्सिलीज है, इसी मर्सिलीज को अल्टीमेटली फ्रांस का नेशनल एंथम बना दिया जाएगा, ठीक है। तो जो मर्सिलीज की शुरुआत कब हुई है, जब ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर हुआ बाय द नेशनल असेंबली, तब इस मर्सिलीज गाने को लोग मार्च कर, मतलब जो फौजी होते थे वो मार्च करते हुए इस गाने को गाते थे और इसे अल्टीमेटली फ्रांस का डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्या, नेशनल सॉन्ग, ठीक है। अब होगा क्या, जब देखो वहां से रिलेशंस खराब हो गए, किंग कुछ कर नहीं पाया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ क्या हो गया, बेसिकली जो वॉर है वो डिक्लेयर हो गया, वॉर की शुरुआत हो गई। उसके बाद भी क्या हुआ, इंसुरेक्शन जो है वो होता रहा। तो यहाँ जो हमारी मिडिल क्लास है, उसी मिडिल क्लास में जैसे मैंने आप लोगों को बात की थी, एक नई जो क्लास थी, एक नए जो ग्रुप है लोगों के, वो उभर के आए, जिन ग्रुप का नाम था जैकोबिन क्लब्स। बहुत सारे ग्रुप बने थे बट उनमें सबसे इफेक्टिव जो था वो कौन था, जैकोबिन क्लब्स, ठीक है। और ये जो जैकोबिन क्लब्स था, इसका कहीं ना कहीं लीडर जो उभर कर आएगा वो बन के आएगा रॉबर्टस्पियर, ठीक है। अब ये जो रॉबर्टस्पियर है ये इसका लीडर बन के आएगा। लीडर बनने के बाद इंसुरेक्शन हो रहा है तो नेशनल असेंबली को कहीं ना कहीं रोकथाम करने की कोशिश करेंगे। मतलब बेसिकली जो राजा है, जो राजा ने जो बेसिकली काम किया है, अब नेशनल असेंबली जो है बेसिकली राजा को हटा देगी उसकी पोस्ट से और फाइनली एक नई जो गवर्नमेंट है उसका इलेक्शन किया जाएगा। और उसका जो इलेक्शन होगा, जो इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसे बोला जाएगा कन्वेंशन। क्या बोला जाएगा उसे बोला जाएगा कन्वेंशन, ठीक है। अब ये जो हमारी कन्वेंशन बन के आई है, अब ये कन्वेंशन क्या करेगी, जो बेसिकली अब ये कन्वेंशन की जो, तो लोग जब मार्च करते थे, फौजी मार्च कर रहे थे, फौजी मार्च करते हुए गाना गाते थे मर्सिलीज, ठीक है, जिसे बेसिकली क्या कर दिया गया, लेटर ऑन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ फ्रांस, ठीक है। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जैसे हमारे कंट्री का, उसी तरह से मर्सिलीज को फ्रांस का नेशनल सॉन्ग जो है नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद होगा क्या, अब देखो हुआ ये रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट होने का रीजन क्या था, मतलब बेसिकली इस वॉर का रीजन क्या था, रीजन था जो सीक्रेटली फ्रांस का लुइस 16 था वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के किंग के साथ, ठीक है। अब लोगों ने उसके खिलाफ वॉर तो कर दिया बट होगा क्या कि जो हमने मिडिल क्लास की बात की थी, उसी मिडिल क्लास में एक नए क्लब, मैंने आप लोगों को बताया था कि नया क्लब जो है उभर कर आएगा, जिन क्लब्स को क्या बोलेंगे, क्लब्स तो बहुत सारे बने जो क्या करते थे, इन क्लब्स का काम क्या होता था, बेसिकली लोगों के बीच जाते थे, लोगों को जो डिफरेंट आइडियाज हैं कंट्री के बारे में जो हो सकते हैं उन आइडियाज के बारे में बताते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे कि बेसिकली जो मोनार्की हमारे कंट्री में प्रिवेलिंग कंडीशन है अभी, ये कहीं ना कहीं अभी हमें कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिली है, ठीक है। तो वी शुड बी कंप्लीटली फ्री टू मेक आवर ओन डिसीजंस, ठीक है। तो फ्रीडम की ये लोग बात करते थे, लोगों को बताते थे कि कैसे हम उस तक उसको बेसिकली अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ, ये जो जैकोबिन क्लब्स हैं ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं और इनका जो लीडर बनेगा वो लीडर बनेगा रॉबर्टस्पायर, रॉबर्ट्स। अब होगा क्या, ये जैकोबिन क्लब्स जो हैं ये नेशनल असेंबली को कहीं ना कहीं हटा देंगे और उसकी जगह क्या करेंगे, ये बेसिकली फ्रांस के अंदर एक नया रूल लेकर आएंगे जिसे बनाएंगे फ्रांस में, फ्रांस को क्या बना देंगे, रिपब्लिक बना देंगे, ठीक है। और फ्रांस को क्या बना दिया इन्होंने, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है भाई हर वो कंट्री जिसके अंदर हमारा इलेक्टेड हेड होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड। मोनार्की में क्या था हमारा, मोनार्की के अंदर था हेरिडिटरी हेड, ठीक है। मोनार्की के अंदर आता है हेरिडिटरी हेड, लेकिन रिपब्लिक क्या होता है मेरा, इलेक्टेड हेड, ठीक है, इलेक्टेड हेड। जैसे कि इंडिया के अंदर भी है, इंडिया के अंदर क्या होता है हमारा हेड कौन है, इंडिया का प्रेसिडेंट, ठीक है। हेड इज इंडियाज प्रेसिडेंट। जैसे भारत का प्रेसिडेंट क्या है, इलेक्टेड हेड है, उसी तरह से बेसिकली रिपब्लिक में क्या होगा, एक इलेक्टेड हेड होगा, ठीक है। अब क्या होगा, 21 सितंबर को फ्रांस एबोलिश कर देगा मोनार्की को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस के अंदर चल रही थी, और फ्रांस विल बिकेम अ
रिपब्लिक, ठीक है, यानी कि अब उसके अंदर क्या होगा, इलेक्टेड हेड होगा। अब से क्या होगा, जैसे कि हमने बात की थी 25 जो लिमिटेड मैन को पहले वोटिंग राइट्स दिए थे नेशनल असेंबली ने, जो 25 साल से ऊपर के हैं, जो बेसिकली टैक्स पे करते हैं, उन्हें क्या दिए गए थे, वोटिंग राइट्स दिए गए थे। लेकिन होगा क्या, रॉबर्टस्पियर के अंडर या बेसिकली जो अब नया चेंजेस आए हैं इसके अंदर क्या होगा, सब लोगों को 21 साल और उस ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को क्या दे दिए जाएंगे, वोटिंग राइट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब वेल्थ या टैक्स जो है उसको मेजर नहीं देखा जाएगा मेजरली, तो कहीं ना कहीं क्या आ गया, फ्रांस के अंदर हमारी क्या जाती है, एडल्ट फ्रेंचाइज की बात हुई है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की हमने कहीं ना कहीं बात की है। अब इस एडल्ट फ्रेंचाइज में चेंज क्या है, नॉर्मली जो एडल्ट फ्रेंचाइज होती है उसके अंदर क्या होता है कि बोथ मैन एंड विमेन विल वोट, लेकिन हमारे फ्रांस में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन वोट कर रहा है, सिर्फ मैन को वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, वुमेन्स को अभी वोटिंग राइट नहीं दिए गए हैं, ठीक है। अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनी उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया कन्वेंशन। अब देखो फ्रांस के अंदर कई सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले मोनार्की है, ठीक है, तो देखो हम बात कर सकते हैं फ्रांस के अंदर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले फ्रांस के अंदर है मोनार्की, ठीक है जी। अब ये इवोल्यूशन है, प्रोसेस ऑफ चेंज हो रहा है, ठीक है। मोनार्की से आगे हमने क्या देखा, मोनार्की के बाद आ जाता है फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्या आ जाता है फ्रांस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। फ्रांस के अंदर आ गया बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब फ्रांस में एंटर कर चुका है, किसके अंडर, न्यू जो हमारी नेशनल असेंबली है उसके अंदर, ठीक है। तीसरा काम क्या हुआ, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से हटके तीसरी जो गवर्नमेंट बनी है क्या बनी है, रिपब्लिक। अब ये जो रिपब्लिक बना है, इस रिपब्लिक में क्या बोला गया है, कन्वेंशन बोला गया है, ठीक है। कन्वेंशन न्यूली इलेक्टेड जो हमारी बनी है उसे क्या बोला गया है, कन्वेंशन बोला गया है। इससे आगे एक और रूल आएगा जिसे वो होगा हमारा डायरेक्टरी का रूल, ठीक है, क्या आएगा, डायरेक्टरी रूल, और उस डायरेक्टरी रूल के बाद आएंगे फिर नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो हमने क्या प्रोसेस ऑफ चेंज देखा है कि फ्रांस जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट वे में इवोल्व हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फ्रांस में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। आई होप एवरीथिंग यू कैन सी क्लियरली, ठीक है, आप लोग सब लोग क्लियरली देख रहे हैं। अब देखो जैसे एडल्ट फ्रेंचाइज हैं, ये वर्ड जो है हमें अपने इंडियन पॉलिटी में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिन्हें हमें समझना है तो यहाँ समझ लो या फिर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आगे समझ लेते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में यानी कि सब लोग, मैन एंड वुमेन, सब के सब लोग, एक सर्टेन एज होगी 18 साल या 21 साल, उससे ऊपर के सब लोग जो हैं वो वोट डालेंगे। इंडिया के अंदर क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है और वोटिंग राइट्स जो हैं कितनी उम्र से ऊपर के लोगों को है, 18 साल से ऊपर के सब लोग जो हैं वोट डालते हैं, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। अब वोट का फायदा क्या हो रहा है वो तो बस भगवान ही जाने, ठीक है, क्या हमारे देश में चल रहा है, क्या कहाँ हम जा रहे हैं, कितना हम इवोल्व, प्रोसेस ऑफ चेंज या इवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं हमारे कंट्री की गवर्नमेंट में कितना इवोल्यूशन हो रहा है वो भी खैर हम देखेंगे, ठीक है, अंडर अ डिफरेंट टॉपिक, ओके। खैर आगे हम बात करते हैं रेन ऑफ टेरर की, ठीक है। टेरर का मतलब क्या होता है, डर, तो किसका शासन है, अब रूल जो है किसका है, डर का है। डर का रूल क्यों है, क्योंकि भाई साहब इस टाइम फ्रांस में एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम था डॉक्टर गुलोटाइन, डॉक्टर गुलोटाइन। इसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम था गुलोटाइन, क्या नाम था उस इंस्ट्रूमेंट का, गुलोटाइन। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है गुलोटाइन, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा अब, ठीक है। रेन ऑफ टेरर में क्या किया जाएगा, इसका रूल किया, यूज किया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं बेसिकली होता क्या है, ये होता क्या है, आई विल शो यू, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा गुलोटाइन, ये क्या है हमारा, दिस इज अवर गुलोटाइन। इसमें क्या होगा, यहाँ से गर्दन फंसा दी जाएगी एक आदमी की, ऊपर से जो ब्लेड है ऊपर से गिरेगा और आदमी की गर्दन कट जाएगी, ठीक है। ये देखो इसमें कट जाएगी, आदमी की गर्दन कट जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गुलोटाइन, ठीक है। तो इसका जो यूज होगा, अब सबसे ज्यादा यूज जो हमें देखने को मिलेगा इसका मिलेगा अपनी रेन ऑफ टेरर में, ठीक है। अच्छा अब हुआ क्या, देखो जैसे हम लोगों ने बात की थी कि राजा ने क्या किया था, राजा ने बेसिकली
फ्रांस का जो राजा था लुई 16, उस राजा ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उनके साथ एक क्या किया था, एक बॉन्ड बनाया था, जिस बॉन्ड के थ्रू उसने क्या डिसाइड किया था कि वो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ के जो लोग हैं, नेशनल असेंबली के जो लोग हैं, उन लोगों को पावर से हटाएगा, उन लोगों को वहां से मारेगा, रिवॉल्यूशन को कंटेन करेगा और खुद को वापस से प्रोक्लेम कर देगा फ्रांस का एम्परर। ठीक है, अब इन लोगों को पता लगा, उसके अगेंस्ट क्या हो गया, वॉर शुरू हो गया। ठीक है, तो उसी वॉर, उसी ट्रीजन के चलते हुए क्या कर दिया गया, राजा को बंदी बना लिया गया। ठीक है, राजा को बंदी बनाकर क्या किया गया, लुई 16 को बंदी बनाया गया और फाइनली लुई 16 को 21 जनवरी, ठीक है, 21 जनवरी लुई 16 को 21 जनवरी 1793 उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसे सजाए मौत सुना दी गई। ठीक है, उसे सजाए मौत जो है वो दे दी गई। ठीक है, और उसकी फैमिली जो है लेटर ऑन, उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनिएट, शी विल ऑल्सो मेट अ सिमिलर फेट। ठीक है, अल्टीमेटली उसके साथ भी कुछ वैसा ही किया जाएगा। ठीक है, खैर आगे बात करते हैं। एग्जीक्यूशन हुआ किंग का, कब हुआ, 21 जनवरी 1793 को हुआ और इसी एग्जीक्यूशन के साथ रेन ऑफ टेरर की शुरुआत होती है। अब बेसिकली पावर में आ चुके हैं जी रॉबर्टस्पायर। ठीक है, रॉबर्टस्पायर क्या करेंगे, जो भी लोग कहीं ना कहीं देश के खिलाफ कुछ भी काम करेंगे, उसे लगता है कि इस आदमी ने क्या किया है, कोई भी काम किया है देश के खिलाफ, ठीक है, उस पर एक मुकदमा चला जाएगा, उसे ट्रीजन जो है, ट्रीजन के अंडर क्या कर दिया जाएगा, गुलोटाइन कर दिया जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया ना, मुंडी फंसाई जाएगी, ठीक है, ऊपर से ब्लेड डाला जाएगा और होगा क्या, उस आदमी की मुंडी को काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, ये किसने इन्वेंट किया, डॉक्टर गुलोटिन ने इसकी इन्वेंशन किया था। तो ये जो पीरियड है 1793 से 1794 का, ये रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑल दो जो बेसिकली है, जो लोग हैं बेसिकली वो इस जो कहीं ना कहीं जो इनिशियली सपोर्ट में थे रॉबर्टस्पियर के, जब वो देखेंगे कि छोटी छोटी गलतियों के लिए लोगों को क्या किया जा रहा है, लोगों को गुलोटाइन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि कुछ ना कुछ मॉडरेशन जो है वो होना चाहिए। तो वो लोग डरना शुरू कर देंगे। इनिशियली रॉबर्टस्पियर जो है इससे अगेंस्ट जाना वो कहीं ना कहीं शुरू कर देंगे। ठीक है, फाइनली जो रॉबर्टस्पियर की जो पॉलिसीज थी, जो इसने रूल्स बनाए थे, जो बहुत हार्श रूल्स थे, अल्टीमेटली ही विल फॉल प्रे टू हिज ओन रूल और टू हिज ओन ट्रैप। ठीक है, अल्टीमेटली रॉबर्टस्पियर जो है ये भी क्या किएगा, इसके साथ भी क्या होगा, ये बेसिकली अपने ही किसी बनाए हुए रूल की वजह से फंसेगा और ही विल ऑल्सो बी गुलोटाइंड। उसके साथ भी वही होगा जो दूसरों के साथ कर रहा था। ठीक है, कहते हैं ना टिट फॉर टैट। ठीक है, वही कुछ हो गया किसके साथ, रॉबर्टस्पियर के साथ। ठीक है, सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट यहाँ चल रहा था। जैकोबिन्स गवर्नमेंट जो है अब गिरेगी और जैसे ही जो जैकोबिन गवर्नमेंट गिरेगी तो कुछ जो वेल्थियर सोसाइटी के जो वेल्थियर सेक्शन है, ठीक है, जो वेल्थियर मिडिल क्लास है सोसाइटी की, वो इस मौके को हथिया लेंगे और यहाँ पर एक वेल्थियर सेक्शन जो है उसका जो राज है वो शुरू हो जाएगा। और ये जो वेल्थियर सेक्शन का राज है इसे ही हम बोलते हैं डायरेक्टरी रूल। क्या बोलते हैं इसे, डायरेक्टरी रूल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो डायरेक्टरी रूल शुरू हुआ। ठीक है, अब ये कुछ ना कुछ मॉडरेशन जो है रॉबर्टस्पियर की पॉलिसी में करेंगे। ठीक है, डायरेक्टरी रूल शुरू हो जाता है और यही जो डायरेक्टरी रूल है इसमें क्या होता है, अभी भी क्या है, हमारे फ्रांस के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आई है। ठीक है, इस डायरेक्टरी रूल के अंदर भी फ्रांस के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी और अल्टीमेटली इसी बात का, स्टेबिलिटी ना आने का फायदा उठाते हुए, ओके, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या हुआ है ये देखिए। हमने कहा कि एग्जीक्यूशन किंग का कब हुआ है, 21 जैन को इसका एग्जीक्यूशन किया गया है 1793 में। ठीक है, और जो वेल्थियर मिडिल क्लास है जो अब रूल कर रही है, इस रूल को क्या बोला जाता है, इस रूल को बोला जाता है डायरेक्टरी रूल। ये मैंने आप लोगों को बताया था, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अभी भी जैसे मैंने अभी बताया कि डायरेक्टरी रूल के अंदर भी स्टेबिलिटी फ्रांस के अंदर नहीं आई है। ठीक है, जब स्टेबिलिटी फ्रांस के अंदर नहीं आई है तो होगा क्या कि अब जो है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, इन्हें फाइनली मौका मिलेगा टू असर्ट द थ्रोन और खुद जो है, खुद की जो पावर है उसको
असर्ट करने का, ठीक है, खुद जो है फ्रांस का एम्परर बनने का इन्हें मौका मिलेगा, ठीक है। डायरेक्टरी रूल अच्छे से नहीं काम कर रहा था, तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्या करेंगे, आएंगे और खुद को क्राउन कर देंगे हिमसेल्फ एज दी एम्परर ऑफ फ्रांस। ये डेट जो है आपके एनडीए के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम 9th और 10th के लिए पढ़ रहे होते तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट वे ऑफ रीडिंग दिस, बट हमें क्या करना है, हमें उसमें से वो क्वेश्चंस निकालने हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जहां जहां से हमारा क्वेश्चंस बन सकता है, किसके लिए, हमारे एनडीए के एग्जाम के लिए, ठीक है। उसी पे हम फोकस करेंगे। तो 1804 जो है नेपोलियन बोनापार्ट, हम खुद को क्या बना देंगे, खुद को एम्परर डिक्लेयर कर देंगे। कहां का एम्परर, फ्रांस का एम्परर। और जो अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है यूरोप के, उनमें बेसिकली क्या कर देंगे, इन्वेजन्स शुरू कर देंगे, ठीक है, इन्वेजन्स शुरू कर देंगे। अच्छा, इसका जो इम्पैक्ट है नेपोलियन बोनापार्ट का, ये कहीं ना कहीं इंडिया में भी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखोगे कि जब हम पढ़ेंगे इंडिया की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, जब अपन लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक एक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये जो 1813 का चार्टर एक्ट है, कहीं ना कहीं ये इस चार्टर एक्ट में हम नेपोलियन बोनापार्ट का इंपैक्ट देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली थी ट्रेड करने की इंडिया में, और ये कहाँ की है, ये इंग्लैंड की है, ठीक है। और फ्रांस जो है किसके अगेंस्ट वेज वॉर, फ्रांस इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है। तो जितने भी इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा मर्चेंट्स हुआ करते थे, वो पूरे यूरोप में अब उनके लिए ट्रेड करना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, वो इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, वो कहेंगे कि जो ये मोनोपोली दी गई है इंडिया में ट्रेड करने की इस कंपनी को, इस मोनोपोली को खत्म किया जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इंडिया के अंदर से मोनोपोली खत्म करेगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बस मोनोपोली किस चीज में ट्रेड करने की रहेगी, ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद चाइना एंड टी, ये दो चीजों का जो ट्रेड है इस पर मोनोपोली रहेगी, बाकी सब चीजों की मोनोपोली खत्म कर दी जाएगी। यानी कि इंडिया में इन्फ्लक्स होगा और भी बहुत सारे ट्रेडर्स का इंग्लैंड से, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है अलग अलग हिस्सों से यूरोप के क्या कर रहा है, जो ब्रिटिशर्स जो है यूरोप में जो कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे थे, उनको काफी मोटा नुकसान पहुंचा रहा है। आपने जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके खिलाफ इसने इन्वेजन जो है वो शुरू कर दिए हैं, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। बेसिकली इसका जो सपना था, इसका भी क्या था, विश्व विजय का जो सपना है वो सपना हुआ करता था नेपोलियन बोनापार्ट का, ठीक है। खैर आगे हम बात करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने काफी सुधार किए, जैसे इसने वेट और मेजरमेंट्स जो हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया, ठीक है, नए लॉ बनाए, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको सपोर्ट किया। अच्छा देखो, देखने में ऐसा लगता है इन हमारे जो ये बेसिकली इसने काम किए हैं कि ये जो काम है ये कहीं ना कहीं दीज ऑल वर्क्स आर गुड फॉर दी सोसाइटी, ठीक है। लेकिन ये जो है ये कर कौन रहा है, इट इज डन बाय अ टायरेंट, ठीक है। एक टायरेंट जो है वो इन सब रूल को कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनसे सिचुएशंस जो है वो खराब होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, वोटरलू में ही विल बी डिफीटेड इन 1815 में उसको वोटरलू में डिफीट कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स का क्या इंपैक्ट है, क्या वो रोल प्ले करेंगी, और फिर व्हाट विल यू हैव फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम बात करेंगे वुमेन्स का फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर क्या पार्टिसिपेशन रहा है, क्या उन लोगों ने काम किया है, किस तरह से हम उनके काम को देखते हैं, तो ठीक है ना। जो रिकॉग्निशन है वुमेन्स राइट्स की, वो भी कहीं ना कहीं जो है हमें देखने को मिलती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर ही, जो वुमेन्स ने काम किया है। तो वुमेन्स जो है उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है बिगिनिंग से रिवॉल्यूशन की, ठीक है, बट उन्हें कहीं ना कहीं क्रेडिट नहीं दिया गया है इनिशियली, ठीक है। वुमेन्स फ्रॉम थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, उनको काम करना पड़ता था अपने लिविंग के लिए, ठीक है, और साथ ही उन्हें एक्सेस नहीं था एजुकेशन के लिए भी, ठीक है। इसके बाद जो वोटिंग राइट्स की हम बात करते हैं, वोटिंग राइट्स भी इनिशियली वुमेन्स को नहीं दिए गए हैं, ठीक है। द मोस्ट नोटेबल डिमांड जो है इनकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर निकल के आएगी वो राइट टू वोट की होगी, ठीक है, और इक्वल वेजेस की होगी, ठीक है। तो इसके बाद ये भी कई सारे जो हैं अपने जो न्यूज़पेपर या अपने जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है वो मैंने स्टार्ट करेंगी, जिसकी वजह से उन्हें बेसिकली रिकॉग्निशन मिलेगी उनके राइट्स के लिए, ठीक है। जैसे कि उन कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में से होगा सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी, ये भी वुमेन्स का है, और रिपब्लिकन वुमेन जो है ये कहीं ना कहीं एक न्यूज़पेपर और पॉलिटिकल क्लब्स हैं जो वुमेन्स ने स्टार्ट किए हैं ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। वन ऑफ द वेल नोन फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो वुमेन थी उनका नाम है ओलंपिक डे गोजिस, ठीक है। ये फ्रांस की एक नोटेबल एक रिवॉल्यूशनरी वुमेन रही है जिन्होंने वुमेन राइट्स के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। उनके जो राइट्स है उनके राइट्स के लिए लड़ी हैं, ठीक है। Okay, just take a screenshot of this and then we will move forward and we will conclude the French Revolution, ठीक है।
आगे हम बात करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो हमें और क्या क्या चीज़ें देकर गया है। तो देखेंगे हम, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, अराउंड द ग्लोब की हम बात करें, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कुछ न कुछ नोटेबल चीज़ें जो हैं वो हमें दी हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं आइडिया हमारा लिबर्टी, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ही एक इंपॉर्टेंट लेगेसी है जो अलग अलग जगह हमें देखने को मिलती है। जैसे हमारे प्रेम्बल का जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कहाँ पर है ये? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, ठीक है। यहीं से कहीं ना कहीं जो यूएसए है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही यूएसए ने क्या लिया है? डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल स्कीम जो कहीं ना कहीं आई है। मोंटेस्क्यू का जो हमारा थ्योरीज थी, उसके जो पॉलिटिकल थिंकिंग्स हैं, ये देखो स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी है मोंटेस्क्यू ने, जिसमें उसने क्या कहा है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर उसने क्या किया है? डिवीजन ऑफ पावर की बात की है। यानी कि किसकी बात की है? फेडरल स्कीम की बात की है, ठीक है। तो फेडरल स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा कहाँ से आया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया और वर्ल्ड पूरे के पूरे हमारी दुनिया में कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट रहा है किसका? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ठीक है। ये पहला रिवॉल्यूशन माना जाता है फ्रीडम के लिए, ठीक है। और इसी रिवॉल्यूशन ने हमें ये डिफरेंट आइडियाज जो हैं, जो बाकी जो वर्ल्ड के अराउंड कॉर्नर्स में हम देखते हैं रिवॉल्यूशन होंगे, उन सारे रिवॉल्यूशंस को जो इग्नाइटिंग आइडियाज हैं वो किसने दिए हैं? वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, जिससे काफी सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके एनडीए के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि लिबर्टी के बारे में, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में, ये डिवीजन ऑफ पावर या फेडरल स्कीम के बारे में, ठीक है। इसके अलावा रोबर्सपियर के बारे में, अलग अलग तरह से अलग अलग जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हमारे एनडीए के एग्जाम में इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बीच में भी बताया, एंड अगेन आई वांट टू टेल यू कि भाई दोस्तों, माय फ्रेंड्स, माय यंगर ब्रदर्स, अगर आप लोगों को लगता है कि यू विल crack the NDA written examination without giving importance to your GS part, then please forget about it. You will not be able to do that, ठीक है। तो भाई जितना ज़्यादा फोकस हो सके, ठीक है। मैं मानता हूं कि जीएस के लिए आपको मेहनत की जरूरत होती है, बट अगर हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आई बिलीव यू गाइज ऑल्सो वर्क हार्ड ऑन द पार्ट ऑफ जीएस, ठीक है। और जो टीचर्स आप लोगों को बोलते हैं कि भाई बिना जीएस के आप एनडीए क्रैक कर सकते हो, तो बिलीव मी, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर गुड, ठीक है। वो आपके भले की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके नुकसान की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप बस मेरे से ही पढ़िए, बट आई विल ट्राई टू डू समथिंग लाइक कि जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, पिन पॉइंट होगा, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। जैसे कि मैंने आपको इसकी लेक्चर के शुरू में भी बताया था कि जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे? बेसिकली इसके अंदर हम जितने भी हिस्टोरिकल, बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, जो आपके एनडीए के रिटन एग्जाम में जो क्वेश्चंस लेकर आते हैं, वहाँ से हम वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं इनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ही बिफोर योर एग्जाम हम एक इनसाइट या इंटरव्यू जो है एग्जाम का, वो भी आप लोगों को देंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। जैसे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर जीएस की बात करते हैं तो आई विल टेल यू अ स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजी में हम बात करेंगे कि जो जीएस के क्वेश्चन है उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जिससे आपकी जो गलतियां हैं, जो नेगेटिव मार्किंग आप लोग एग्जाम में करते हो, वो नेगेटिव मार्किंग आपकी ना हो, ओके। खैर मिलते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के अलावा अगर आप लोग समझते हैं आपका कुछ भी, कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपका जीएस का बचा हुआ है, जो आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, प्लीज़ लीव अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को जो भी आपके मैसेज होंगे, जो सबसे ज़्यादा डिमांड की जाएगी जिस चैप्टर की, आई विल डू अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, ओके। थैंक यू गाइज, ठीक है। आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे। बाकी मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद मोर एनर्जी, मोर फोकस्ड एंड मोर हार्ड वर्क, ठीक है। सो ओके गाइज, जय हिंद।